बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस नोट्स आज बात करेंगे MKT 624 की लेसन नंबर 3 की ब्रांड मैनिफेस्टेशन या फंडामेंटल्स। ये जो ज़रूरी अज्जा होते हैं, बेसिक्स होती हैं, उनको फंडामेंटल्स या मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अब ब्रांड के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास है डायमेंशंस, करेक्टरिस्टिक्स, लेवल्स, ब्रांड ऑनर्स, कमिटमेंट। ये चार चीज़ें टोटल बेसिक होती हैं। अगर हम सबसे पहले डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस में हमारे पास आता है ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज एंड कम्युनिकेशन। ब्रांड आइडेंटिटी क्या है? ब्रांड की शनाख्त। शनाख्त किस तरह से कि आपकी ब्रांड की पहचान क्या है। अब देखें कि ब्रांड वाले इवन शॉपिंग बैग भी अपना प्रिंटेड देते हैं, हर चीज। इवन उनके ब्रांड की आउटलेट के जो इंटरनल व्यू होता है वो तकरीबन तमाम ब्रांड तमाम आउटलेट्स का सेम है। जिस तरह बैंकिंग सेक्टर आप देख लें कि हर ब्रांच का फर्नीचर सेम होता है। ये चीज ब्रांड की होती है। नेम ऑफ द पैकेजिंग, कलर, टाइप, स्टाइल, लोगो, ये सारी चीजें आइडेंटिटी का हिस्सा होती हैं, उसकी शनाख्त होती है। उसके बाद था ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज इज अ टर्म यूज्ड वेरी लूजली बाय पीपल आउटसाइड द स्फीयर ऑफ द मार्केट। कि लोगों के माइंड में आपका इमेज कैसा है, लोग आपके बारे में किस तरह डिस्कशन करते हैं, किन अल्फाज में डिस्कस करते हैं, ये आपका इमेज कहलाता है। अब ये देखें, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ब्रांड का आइडेंटिटी बहुत बेहतरीन बना लेते हैं, लेकिन आपके ब्रांड का इमेज अच्छा नहीं है तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली तम कुछ ब्रांड ने सेल्स लगाई तो भी सबको लगानी पड़ी। एक तो ये गुड फ्राइडे जो ना, इसकी सेल लगी, लेकिन इससे पहले भी एक सेल छोटी सी लगी थी। तो उसमें फिर ब्रांड्स कुछ ब्रांड्स ने क्या किया है कि उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ा के सेल्स लगाई हैं। यानी एक प्रोडक्ट 3,000 के तो उसकी प्राइस 5,000 करके 50% ऑफ लगा दिया है। अब एक्चुअली तो वो उनका 20% या 15% ऑफ था, लेकिन उन्होंने प्राइस बढ़ा के 50% ऑफ लगा दिया। बाकी उन्होंने सेल्स भी की, उनकी ब्रांड्स पे रश भी रहा, लेकिन कुछ कस्टमर्स जो उनकी प्राइसेस को ऑलरेडी जानते थे, उनके माइंड में उनका इमेज खराब हो गया। अब वो उन्होंने वो चंद कस्टमर्स लूज कर दिए। और ये रियल टाइम ऐसा हुआ है, कई ब्रांड्स ने ऐसा किया है। अब वो कस्टमर्स जहाँ जिसके साथ उस ब्रांड के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो आपका इमेज खराब करेंगे। और ये अक्सर ब्रांड ऐसा करते हैं, क्योंकि हम सेल्स के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे देखने में लिखता है द रीजन कैन बी क्लैरिफाइड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। योर इनएबिलिटी टू कंटिन्यूसली एडवर्टाइज मे बिकम वन फैक्टर पुटिंग योर माइंड आउट ऑफ द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। हाँ, यहाँ मुझे एक और चीज ब्रांड की याद आ गई। नेस्ले। नेस्ले की 1,000+ प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल सेक्टर्स में उनकी प्रोडक्ट्स हैं। जूसेस वो बनाते हैं, बच्चों के दूध वो बनाते हैं, यानी कि बहुत कुछ है उनका। लेकिन अब शॉप पे जाके कहेंगे कि मुझे नेस्ले की बोतल दे दें, शॉप वाला भी जानता है आपने पानी मांगा उससे। दिस इज द ब्रांड इमेज प्रिंटेड ऑन योर माइंड। लेकिन इस हद तक एडवर्टाइज किया उन्होंने अपने मिनरल वाटर को कि उन्होंने अपने आपके माइंड में अपना ब्रांड इमेज सेट कर दिया। अब आप नेस्ले के जूसेस भी पकड़ेंगे ना, अब शॉप पे जाते हैं, किसी सुपर स्टोर पे जूस लेने लगे हैं, तो अब देखेंगे उसमें नेस्ले का जूस भी नजर आ रहा है, तब बाकी छोड़ के वो पकड़ लेंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा ब्रांड है। कोई नई चीज को नई प्रोडक्ट उनकी आई है, आउटलेट में नजर आ जाती है, तो आप नेस्ले का नाम पढ़ के फौरन प्रोडक्ट उठा लेंगे, हालांकि आपका नाम पहली दफा उसका सुन रहे हैं। दिस इज द ब्रांड इमेज। नेक्स्ट द कम्युनिकेशन। द व्हीकल दैट ट्रांसमिट ब्रांड आइडेंटिटी टू द टारगेट मार्केट फॉर क्रिएशन ऑफ द राइट इमेज इज कम्युनिकेशन। कि लोगों तक आपके ब्रांड का नाम पहुंचता कैसे है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। प्रोडक्ट उन तक कैसे पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। फिलिप कॉटरल के जुबान में कम्युनिकेशन इज एन इंटरेक्टिव डायलॉग बिटवीन द कंपनी एंड इट्स कस्टमर्स दैट टेक्स प्लेस एट द प्री सेलिंग, सेलिंग, कंज्यूमिंग एंड पोस्ट कंज्यूमर स्टेजेस।
अब देखिए आजकल जो वो है आउटलेट्स के ऊपर भी इस बात का बड़ा खास ख्याल रखा जाता है। आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, फौरन कोई ना कोई बंदा आपके पास आ जाता है। उसने आपसे कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं पूछना, ना आपको कुछ बताना है, खामोशी से आपके पास खड़ा है। आप कुछ चीज देखते हैं, आपको जरूरत पड़ती है, आप उससे पूछ लेते हैं मुझे फलां चीज चाहिए, फलां साइज चाहिए, वो आपको निकाल के दे देगा। जहां पर आप कुछ चीज ढूंढ रहे हैं, आपको उसे फील हुआ कि आपको चीज नहीं मिल रही, वो खुद पूछ लेता है कि आप क्या तलाश कर रहे हैं। अदरवाइज वो जस्ट आपके पास खड़ा है। दिस इज द ये अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप इसको पॉजिटिवली करते हैं। फीमेल्स भी उन्होंने रखी हुई है, कोई फीमेल आई है तो फीमेल उनके पास आ खड़ी होगी है। नेक्स्ट जी, सेंडर ब्रांड आइडेंटिटी, मीडिया ब्रांड सिग्नल ट्रांसमिशन, रिसीवर का ब्रांड इमेज पहुंचा, और इसके दरमियान कंपटीशन एंड नॉइस। कंपटीशन आपकी इमेज को समटाइम डाइवर्ट भी करता है। खैर आगे चलेंगे। अगेन वो ब्रांड डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। हैविंग अंडरस्टूड द थ्री मॉडल्स नेमली ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज, कम्युनिकेशन, वो कैन गो ओवरहेड। अब इस फिगर में आप देखें कि व्हाट इज इट, व्हाट डज इट डू, फंक्शंस क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, सोर्स क्या है, और डिफरेंसेस क्या है। क्या मतलब, आपके ब्रांड की फंक्शनैलिटी कैसी है, आपकी इमेज कैसी है, आप दूसरों से कैसे बेटर हैं, ठीक है, और आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है, ये सोर्स कहलाता है। अब इनको वो यहाँ पे अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट, स्टिल अब हम ब्रांड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ब्रांड कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटली रिलेट विद द वैल्यू ब्रांड ऑफर their customers and create for their companies. Value being at the heart of brands, characteristic necessitates that brand be managed accurately. अब इसमें हमारे पास क्या है? अच्छा, बैटरी पावर सेविंग मोड पे आके चले, कोई नहीं है। अब ब्रांड कैरेक्टरिस्टिक, हमारे पास ब्रांड की खसूसियात क्या क्या है। अब खसूसियात में हमारे पास यहाँ पे कुछ नाम वो दे रहा है कि ब्रांड मस्ट ऑफर ऑफर अ सुपीरियर वैल्यू प्रोपोजिशन, ब्रांड मस्ट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू, ब्रांड मस्ट मेंटेन द रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। ये क्या कहलाती है? ये आपकी करेक्टरिस्टिक कहलाती हैं। ऑफर, डिलीवर एंड मेंटेन। आप अच्छी चीजें ऑफर करते हैं, आप उन्हें अच्छी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, आप उनके साथ रिलेशंस बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब भी आप कुछ चीज प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपसे कॉन्टेक्ट नंबर पूछते हैं। किस लिए? ताकि हमारे नई ऑफर्स आए तो वो डायरेक्टली इनसे कम्युनिकेट हों, हमें इनको सेपरेटली बताना ना पड़े। The brand management is a strategic process and involve complete company effort beyond the functional boundaries of the market department. क्या है कि ब्रांड मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जो कि जिसमें इन्वॉल्व है कि जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, वो प्रॉपर हमारी सॉरी, अच्छा, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है कंपनी का, वो एक फंक्शनल बाउंड्रीज क्रिएट करे जो कि हमारे फंक्शंस को, हमारी वैल्यूज को इलेबोरेट करे। कंपनी मस्ट हैव ऑल द रिसोर्सेज एट वर्क टू डिलीवर सुपीरियर वैल्यू। कंपनी तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे ताकि वो अपने कस्टमर्स को एक प्रॉपर अपनी वैल्यू इलेबोरेट करे। अब वैल्यू बताना नहीं होता, यही जो बात मैंने दी है कि कस्टमर एक पास आपके, सॉरी आपकी वो सेलमैन आपके पास आकर खड़ा हो गया है, तो एक सुपीरियर वैल्यू इलेबोरेट कर रहा है। कस्टमर इस चीज़ को ऑनर करता है कि जी मैं जैसे ब्रांड में एंटर हुआ हूँ, एक बंदा मेरे पास आकर खड़ा होगा कि मुझे कोई भी इशू हो, कुछ चीज़ चाहिए हो, तो वो गाइड करने के लिए मुझे मौजूद मौजूद है। फिर ब्रांड मस्ट हैव कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, एज इट इज, पहले ही बात हुई है। जी नेक्स्ट है ब्रांड वैल्यूज एट कोर ऑफ ब्रांड कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रांड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर अस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन व्हाट ब्रांड वैल्यू मींस
to customers and how to brand create that value. Brand characteristic offer opportunity to explain what brand value. आपकी करेक्टरिस्टिक आपकी ब्रांड वैल्यू को एक्सप्लेन करें। आप किस तरह अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह लोगों के माइंड में अपनी वैल्यू बिल्डअप कर रहे हैं। आप पैसा खर्च करें अपनी क्वालिटी पर। अब देखें, जो दिखता है वो बिकता है। आपकी अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी, आपका अगर कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा नहीं होगा, आपका अगर लोकेशन अच्छी नहीं होगी, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, तो लोग आपके ब्रांड को पसंद नहीं करेंगे। अब इसमें यही बातें लिखी हुई हैं। अब लेयर एंड लेवल्स ऑफ ब्रांड्स आर ऑफर्ड इन लाइंस, मिक्सेस, स्ट्रेचेस एंड एक्सटेंशंस। ये है जी। देखें, स्टाइलो पे चले जाएं। कभी स्टाइलो सिर्फ अपने शूज के नाम से मशहूर था, आज भी शूज से मशहूर है। लेकिन आप उसकी आउटलेट पे जाएं, आपको उनकी मल्टीपल शूज की वैरायटी मिलेगी, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन। उसके अलावा और भी चीजें मिलेंगी, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। उन चीजों में मुख्तलिफ वैरायटीज मिलेंगी, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचेस। अब उन्होंने अब ये जो इन्होंने प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज की, मिक्सेस की, स्ट्रेचेस की, ये उनकी एक्सटेंशन का बायस है। अब एक्सटेंशन बेसिकली क्या है कि आपके आउटलेट्स कहाँ कहाँ हैं। आप हम गुजरांवाला से हैं, तो हमारे यहाँ पे एक ब्रांड का नॉमिनेटेड एरिया सैटेलाइट टाउन है। तो सिर्फ सैटेलाइट टाउन में मैंने स्टाइलो का नाम लिया, तो स्टाइलो के 2 आउटलेट्स मौजूद हैं। दिस इज कॉल्ड हिज एक्सटेंशन। कस्ट उन्होंने दोनों कॉर्नर्स को कवर किया हुआ है कि कस्टमर जिस तरफ से भी आए, वो सबसे पहले स्टाइलो के पास आए। जी, कमिटमेंट टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट्स क्या है? वी आर क्लियर हाउ ब्रांड्स क्रिएट वैल्यू फॉर द कंज्यूमर्स ऑफ द कंपनी। वी मस्ट आल्सो लुक इनटू हाउ द ब्रांड जनरेट इट्स ओन वैल्यू टू बी एबल टू क्रिएट वैल्यू फॉर इट्स टू बेनिफिशरीज। ब्रांड अपने कंज्यूमर्स के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करता है? और एक्चुअली अ ब्रांड डज नॉट जनरेट इट्स ओन वैल्यू, इट इज द कमिटमेंट एंड क्वालिटी ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट दैट बिल्ड्स अप वैल्यू टू ब्रांड ओवर द ईयर्स। ब्रांड सिर्फ अपनी वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहा होता, वो एक मैनेजमेंट क्रिएट कर रहा होता है। मैनेजमेंट उसकी जो है, जो सीनियर्स हैं, वो एक क्वालिटी जनरेट करते हैं जो कि ओवर द ईयर्स ब्रांड की वैल्यू को जनरेट करते हैं। ब्रांड क्रिएट्स वैल्यू ऑफ द कंपनी फॉर द कंपनी, ब्रांड क्रिएट्स वैल्यू फॉर द कंज्यूमर्स, और मैनेजमेंट कमिटमेंट। ये तीनों चीजें मिलेंगी तो एक लूप बनेगा जो कि इनके लिए लॉन्ग रन में फायदेमंद हो। ये समरी वो डिस्कस कर रहा है कि सिर्फ इसको रीड कर लेंगे तो दोनों लेक्चर्स ऐसे ही कवर हो जाएंगे, प्रीवियस पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी साहब, देखते हैं ब्रांड चैलेंजेस। ब्रांड को कौन कौन से चैलेंजेस फेस हो करके कर होते हैं ड्यूरिंग देयर वर्किंग। मैं तो देख रहा हूँ कि हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं। चलिए ट्राई करते हैं, उम्मीद तो है हो ही जाएगा। ओके जी। ब्रांड challenges. If the brand are strong and powerful, they also face challenges regarding sustenance and growth. मैं यहाँ पे इसको शुरू करने से पहले चैलेंजेस के हवाले से एक मिसाल देता हूँ आपको। सऊदी अरब के अंदर कंटिन्यूस 7 से 8 माह ब्रांड ने सेल्स लगाई रखी। 50%, 60%, 70% तक सेल्स लगी रही 7 से 8 महीने। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब के अंदर बहुत से ब्रांड्स ओपन हो गए थे कपड़े के, छोटे छोटे ब्रांड्स। तो जो 5, 7, 10 बड़े ब्रांड्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंटिन्यूस सेल्स लगा दी। अब जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए प्रोडक्शन आसान यानी सस्ती होती है। उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स की जुबान में। कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन है तो जाहिर सी बात है फिक्स कॉस्ट तो सबकी सेम होती है। तो फिर जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो कॉस्ट कम आएगी। तो बड़े ब्रांड्स ने सेल्स भी लगाई, प्रोडक्शन भी ज्यादा की, और फिर बहुत लो प्राइस पे सेल किया। तो जो छोटे ब्रांड्स थे, उनके लिए प्रोडक्ट पहले से एक्सपेंसिव बन रही थी, तो वो इतनी हैवी सेल्स जो है
उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्हें कोशिश की मार्केट में compete करने की 2-4 महीने, 6 महीने, लेकिन जब उन्हें रियलाइज हुआ कि हम मुसलसल लॉसेज में चल रहे हैं, तो कुछ ब्रांड्स बीच में से बंद हो गए। दिस इज द ब्रांड चैलेंजेस। आपका ब्रांड, अब जो बड़े ब्रांड्स थे उन्होंने भी ये छोटे ब्रांड्स के चैलेंजेस को फेस किया, और ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने फेस किया। बेशक वो स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, लेकिन स्टिल उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, और अल्टीमेटली वो इसमें सक्सेसफुल रहे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग और पावरफुल ब्रांड्स थे। इफ अ मार्केट इज वेरी मेच्योर, द challenges आर इंटेंस। इफ द मार्केट इज लेस मेच्योर, मीनिंग स्टिल ग्रोइंग एंड रोबस्ट। अगर मार्केट मेच्योर है तो आपके लिए चैलेंजेस भी स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर मार्केट मेच्योर नहीं है तो फिर आपको अपनी ग्रोथ के लिए स्ट्रगल करनी है। अब जो पाकिस्तान की मार्केट है, ये ब्रांड के हवाले से काफी मेच्योर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप अगर बाहर प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो वहां पे जो सेलर है वो बड़ी हाई प्राइस डिमांड करता है कि जी, कस्टमर ने बार्गेनिंग करनी है, तो चलो कुछ ना कुछ छोड़ के तो मैं प्रोडक्ट को सेल कर लूंगा। और बार्गेनिंग के बाद अब जब उस रेट पर चीज खरीदते हैं, और फिर कभी कभार आप ब्रांड भी विजिट करते हैं, तो आपको पता चलता है यार इतने की तो मुझे ब्रांड से ही मिल जानी थी। तो फिर आप ब्रांड को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। इससे बाहर की मार्केट जो है वो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाती है। दूसरा क्या है कि ब्रांड जो है वो ऐसे फील करते हैं जैसे ये अमीर लोगों के लिए। तो जो लो इनकम या मिडिल तबका है, वो ब्रांड पे जाता नहीं है। लेकिन उनमें से कभी कोई चला भी जाए, और अगर सेल्स देके चले जाएं, तो वो ये फील करते हैं कि यार यहाँ से हम चीज़ें बाय कर सकते हैं। इसलिए आज से बात करें तो पाकिस्तान की ब्रांड जो मार्केट है, वो कुछ हद तक मेच्योर हो चुकी है। मैक्सिमम मेच्योरिंग नहीं, मेच्योरिटी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ हद तक मेच्योर हो चुकी है। Comparative pressure and wars have led a few difficult situations that companies have faced challenges. अब कौन कौन से चैलेंजेस फेस होते हैं जी? ब्रांड प्रोलिफिकेशन, सॉरी प्रोलिफरेशन, कंज्यूमर रिवोल्ट, रिटेलर पावर, मीडिया कॉस्ट एंड फ्रेगमेंटेशन। अब ये इंडिविजुअली देखते हैं क्या है। सबसे पहला है प्रोलिफरेशन। Owing the reason of low growth, the classic response of marketing people have been to develop a new brand or stretching existing brands into different varieties। या तो नए ब्रांड्स मार्केट में आ रहे हैं, और एग्जिस्टिंग ब्रांड जो है वो अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं डिफरेंट वैरायटीज के अंदर। इससे क्या हो रहा है? ब्रांड एक्सटेंशन एंड स्ट्रेचिंग essentially is an exercise meant for having different varieties of products under the same brand name। एक ही ब्रांड नेम के अंडर आपकी बहुत सी वैरायटीज आपको मिल जाती हैं। अब देखिए, ये भी एक चैलेंज बन जाता है कि आप जिस नाम से मशहूर मशहूर है, जिस तरह मैंने स्टाइलो की मिसाल दी, आप बोरजान की मिसाल ले लें। बोरजान भी सिर्फ अपने शूज के नाम से मशहूर है, और इसके शूज की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट होती है, और हाईली एक्सपेंसिव शूज हैं। लेकिन इसके बावजूद ये इन्होंने अपनी प्रोडक्ट स्ट्रेचिंग वैरायटीज बहुत ज्यादा क्रिएट की हुई हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के चैलेंज को मीट करने के लिए आजकल कंज्यूमर ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करता। वो चाहते हैं हम एक ही जगह जाएं, जो जो चीज़ हमें चाहिए वो सारा कुछ एक ही जगह से मिल जाए, और लेके हम वापस आ जाएं। नेक्स्ट है कंज्यूमर रिवॉल्ट। बिकॉज द लिटिल डिफरेंस दैट आर नॉट फाउंड मीनिंगफुल, द कंज्यूमर आर नॉट विलिंग टू पे प्रीमियम प्राइसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस until रियल परफॉर्मेंस बेनिफिट्स आर perceived बाय देम। कंज्यूमर तब तक मैक्सिमम प्राइस नहीं देगा जब तक वो ये नहीं देख लेता क्या ये बेनिफिशियल होगी कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, इनिशियली आपको अपनी प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट लगाने पड़ते हैं। बस अगेन मिसाल आपको बोरजान की दूंगा कि बोरजान के जो ड्रेस शूज हैं उन पर सेल नहीं लगती। सर्विस के जो जॉगर्स हैं उन पर सेल्स नहीं लगती। कभी लगती थी। सर्विस के जॉगर्स जब 2200 के होते थे, उस वक्त भी 800-800 के सेल होते रहे हैं। मैंने खुद परचेज किए हैं। बोरजान के शूज पे 50% तक ऑफ लगता था। लेकिन अब उन्होंने अपने आप को इतना मेच्योर कर लिया है कि उनको इन सेल्स की जरूरत नहीं है।
तो वो कंज्यूमर रिवॉर्ड से बाहर आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है retailer power. Here, retailer exploitation comes into play. Brand manager being under pressure, retailers like to keep them under pressure for promotion of their suit retailers more than anyone else to trade sections. अब रिटेलर्स कौन है? जो आम रूटीन में चीजें दूसरी सेल करते हैं, तो वो भी एक लिए एक प्रेशर क्रिएट करते हैं ब्रांड मैनेजर्स के ऊपर कि वो इस चीज को ओवरकम करें, इस प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई इंक्रीज हो रही है, लोग ब्रांड से हटके इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं अगेन। फिर आता है मीडिया कॉस्ट एंड फ्रेगमेंटेशन। स्टाइल ऑफ मैस एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑफ ये यस्टरडे था, शायद गलत लिखा हुआ है। डज नहीं, यस्टरी ईयर्स। खैर इसका मीनिंग नहीं मेरे जहन में। डज नॉट होल्ड टू स्ट्रॉन्ग अ ग्राउंड, इट हैज बिकम टू एक्सपेंसिव टू गो नेशनल ऑन टीवी नेटवर्क विद नो स्पेसिफिक प्लान्स फॉर पॉइंट ऑफ अटैक और री एनफोर्समेंट इन ब्रांड पोटेंशियल। अच्छा जी, अब ये फ्रेगमेंटेशन या मीडिया कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है कि कुछ ब्रांड्स सोशल मीडिया को यूज करते हैं क्योंकि वो सस्ता है, वो टीवी नेटवर्क को यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे एड्स एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है। आजकल अब देखें कि जो टिकटॉक या जो यूट्यूब या फेसबुक जो पे जो लोग मशहूर हैं, उनसे ब्रांड अपने ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है क्योंकि वो लोग कम पैसों में कर देते हैं, ना कि जो वो हैं मीडिया स्टार्स हैं उनसे ही करवाई जाए। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांड से पहला हमारे पास आता है विजन। विजन क्या है?